सिंध सरकार ने सेहत के शोबे में शहरियों को एक अच्छी खबर सुनाई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने पब्लिक सेक्टर में पहली बार गैमा नाइफ सहूलियात मुफ्त देने का हुक्म दे दिया है। बिल्कुल, और उन्होंने ये ऐलान गुज़श्ता रोज़ डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल ओछा कैंपस में पब्लिक सेक्टर की पहली गैमा नाइफ सहूलियात का इफ्तिताह करते हुए किया। और वज़ीर आला सिंध का इस मौके पर कहना था कि ये बहुत महंगा इलाज है। एक मरीज़ की अगर बात करें तो उसके इलाज पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और एक साल में करीब 500 लोगों का इलाज किया जाता है। और अपने नाम के बरक्स गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी ना तो रिवायती सर्जरी है और ना ही उसमें कुछ चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीका इलाज में बगैर खून बहाए, बिना कट लगाए दिमाग के ऑपरेशन किए जाते हैं। बिल्कुल हमजा, और गैमा नाइफ की अगर हम बात करें सर्जरी की तो रेडिएशन थेरेपी की एक बहुत ही हकीकी सूरत है जिसमें दिमागी ज़ख्म या दिमागी सदमे के इलाज के लिए गैमा शुआएँ जो हैं वो बहुत तेज़ धार मगर बारीक या नोकीली किस्म की जो शक्ल है उसमें मुतासरा नुक्ते को ही हदफ बनाकर बिल्कुल दुरुस्त मकाम पर इलाज करती हैं। ये टेक्निकल सी चीज़ है और मुख्तसर वक्त भी इसके बारे में हमने सुना है कि बाएतमाद तरीका भी है। अब इसको जानना है कि ये एक्चुअली है क्या। तो गैमा नाइफ रेडियो सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझ कोशिश करते हैं कि ये कैसा इकदाम है, इसकी ज़रूरत कितनी है, ये सर्जरी एक्चुअली होती क्या है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये है क्या, गैमा नाइफ टेक्नोलॉजी क्या है? जी, ये एक रेडिएशन की जदीद फॉर्म है जिसमें गैमा रेज़ को हम एक स्टीरियोटैक्टिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी एक पॉइंट पर फोकस करके डिलीवर कर सकते हैं। इसकी वजह से हम कोई भी डीप सीटेड ट्यूमर जो पहले ऑपरेशन के ज़रिए मुमकिन नहीं थे उनका इलाज, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। और ये एक्चुअली गैमा रेज़ करती क्या है कि ये ट्यूमर्स जो जिन सेल से मिल के बना होता है उसके अंदर एक डीएनए होता है, तो ये रेज उस डीएनए को ब्रेक कर देती हैं। तो फिर वो एक सेल 1 से 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता और जब वो ये 1 से 2 में नहीं जा सकता तो फिर बॉडी इनको डिलीट कर देती हैं, तो जिस्म से निकाल देती हैं। ये इसका फिलॉसफी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसका इलाज जो है वो कितना मतलब कि आसान है या मुश्किल है, या फिर ये कि इसके अंदर कोई पेशेंट्स को तकलीफ़ भी होती है, या और ये इसके फ़ायदे कितने हैं? जी, ये देखें, ये जो चीज़ बनाई गई है वो उसका मकसद ही ये था कि लोगों को सर्जरी की तकलीफ से बचाया जाए। क्योंकि ब्रेन सर्जरी आपको पता है कि मुश्किल प्रोसीजर होती है, पेशेंट के लिए उसको आईसीयू में रखना पड़ता है, उसके बाद तो एक मुश्किल काम था। तो अब इस सहूलियत की वजह से हम बग़ैर ऑपरेशन के जो इंडिकेटेड केसेस हैं उनको इस तरीके से उनका इलाज किया जा सकता है। इसमें ऐसे ट्यूमर्स शामिल हैं जो डीप सीटेड होते हैं, सर्जरी से मुमकिन नहीं होता उन तक पहुंचना, या ऐसे ट्यूमर्स जिनका पहले सर्जरी से इलाज हो चुका हो लेकिन वो दोबारा हो गए हो, जिनको हम रिकरेंट ट्यूमर्स कहते हैं, या ऐसे ट्यूमर्स जिनकी सर्जरी की गई हो लेकिन वो बच गए हों तो उनको रेजिडुअल ट्यूमर्स कहते हैं, उनको भी किया जाता है। इसके अलावा वो ट्यूमर्स जिनका पहले इलाज जारी था रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से, लेकिन फिर दोबारा हो गए हैं, उनको भी इस तरीके इलाज से इलाज किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सेफ़ कितना है अगर इसकी बात की जाए? और पाकिस्तान के अंदर बात कर लें हम तो हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए? जी, सेफ्टी की यहाँ तक आपने बात की, वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है क्योंकि ये इसकी है ही सारी कामयाबी अपनी एक्यूरेसी के ऊपर है। जो इसमें जो तमाम प्लेटफॉर्म इस वक्त रेडियोथेरेपी के मौजूद हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेफ गैमा नाइफ ही समझी जाती है। और वो इसकी ये खूबी उसकी एक्यूरेसी की वजह से है कि विद इन मिलीमीटर्स की रेंज तक ये अपने टारगेट को हिट करती है। तो इसकी वजह से जो बाकी ब्रेन, जो नॉर्मल ब्रेन होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता। अच्छा, ये इसकी खूबी है। और दूसरा, जहाँ आपने एक्सपर्ट्स की बात की कि ये नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें एक्सपर्ट्स तो कम ही है, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं काफ़ी सालों से इस इलाज में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में शायद इतना पता नहीं है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जब लोग आपके पास आते हैं आप उनको कहते हैं कि जी कि हम गैमा नाइफ करेंगे, ये तरीकाकार जो है अपनाया जाएगा, तो लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है? किस तरीके से उनको ये बात समझाते हैं और इसका इलाज कितना महंगा है? जी देखें, सर्जरी से तो हर कोई बचना चाहता है, तो वो जो ऐसे केसेस जिनमें के गैमा नाइफ मुमकिन भी ना हो उसके लिए भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं गैमा नाइफ ही की जाए। तो ये तो इसकी पॉपुलैरिटी में तो कोई शक नहीं। लोग हम भी ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए इस टेक्नोलॉजी की वजह से।
और जहाँ तक आपने प्राइस की बात की, पहले ये पाकिस्तान में प्राइवेट उसमें मौजूद था, लेकिन काफ़ी कॉस्टली था। पूरी दुनिया में ये 25 से 30 लाख रुपए अगर कन्वर्ट करें डॉलर्स को तो वो कम से कम प्राइस थी, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अब ये सहूलत सिंध गवर्नमेंट ने हमें यहाँ अवेल किया है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया है कि जो भी हम भी चाहते थे कि हम किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ ना करें सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, तो वो इंशाल्लाह मुमकिन होगा कि हम मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा दे सकेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इसके तरीका इलाज की, जिस तरह के तरीका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे ख़ास तौर पर जिस तरह कहा जा रहा है कि ट्यूमर के हवाले से कि उसके इलाज में ये बेहतर है, आपके ख्याल में ये जो तरीका इलाज है दीगर बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, ट्यूमर्स के लिए ट्यूमर्स के लिए किया गया था, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को और चीज़ों के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल किया। इसको हम फंक्शनल रेडियो सर्जरी कहते हैं। उसमें एक पेन, एक ट्राइजेमिनल पेन, एक फेशियल पेन, वो कि बहुत ही शदीद पेन होता था फेस के ऊपर, एक कंडीशन थी, उसका पहले सर्जरी से इलाज किया जाता था। लेकिन अब हम टारगेट करके उस नर्व को जब ये एनर्जी देते हैं श्वास से, तो वो दर्द की कैफियत में कमी आती जाती है और वो बगैर सर्जरी के उसका इलाज मुमकिन होता है। तो इस तरह की और मज़ीद इंडिकेशंस में इस पे काम हो रहा है और हम खुद भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और भी बीमारियों के इलाज में। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जी प्लीज़ जी, कि ये ब्रेन हेमरेज की एक बहुत कॉमन कॉज है एवी मालफॉर्मेशन। अच्छा। एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसमें एक खून की नालियों का गुच्छा होता है, उससे ब्लड लीक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज का कॉज बनता है। उसको भी, उसकी सर्जरी पहले बहुत मुश्किल थी, तो इस तरीके इलाज से उसका भी इलाज मुमकिन है और बगैर सर्जरी के इस पेचीदा मर्ज का इलाज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ये तो बड़ी आप मतलब जदीद तरीका है और आप बता रहे हैं ये वैसे तो फिर खुश आइंदा है कि इतनी साइंस तरक्की करती जा रही है कि मरीजों के लिए आसानी हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा महंगा है, आपने बताया कि अगर डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो 25-30 लाख रुपया लोगों का खर्चा आता था। अब सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से जिस तरह से आप लोग ये सर्जरीज कर रहे होंगे, अभी भी जो पेशेंट्स आएंगे उनको कुछ पे करना पड़ेगा या फिर टोटली ये फ्री होगा, या जो कुछ मुस्तहिक होंगे उनको पे करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको पूरा पे करना पड़ेगा? ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा। जी, देखिए अभी ये जो 2.5 लाख की प्राइस थी इस पर आप अभी तक कर रहे थे, ये भी एक सब्सिडाइज्ड प्राइस थी। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट द प्राइवेट सेक्टर वाज टेकिंग। तो लेकिन हम ये चाह रहे थे कि लोग इस पे भी उनके लिए देना मुमकिन नहीं है, तो ऐसे नीडी पेशेंट्स को तो हम टोटली कवर करें, इस फैसिलिटी को उन लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जो भी नीडी पेशेंट्स हैं वो वापस ना हो और उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए, और चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद हमारी उम्मीद बहुत बढ़ गई है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बढ़ती दाम है जिससे जदीद तरीका इलाज है जिससे आम शख्स जो है, जो गरीब आदमी है, जो मुस्तहिक लोग हैं, अगर उनके लिए कुछ आसानी हो पाती है, क्योंकि बीमारी में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है इलाज की। लोग तो टेस्ट नहीं करवा पा रहे होते हैं जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं। हमजा, अफोर्डेबिलिटी के अलावा अगर हम बात करें जिस तरह से अगर दिमागी सर्जरी के हवाले से बहुत सारी जिस तरह से सर्जरीज होती हैं, अच्छा कुछ लोग जो होते हैं वो सही तरह से सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं ना, कुछ काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये गैमा नाइफ एक टेक्नोलॉजी है और ये मुतारिफ कराई गई है, तो ये यकीनन काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है उस लिहाज से कि वो बगैर दर्द के और एक ही दिन में इसका वो हो जाती है सर्जरी भी। हाँ, इसकी एक्यूरेसी के हवाले से भी जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये सेफेस्ट है और एक्यूरेट है और ये बेहतर तरीका इलाज है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन लोगों के लिए अफोर्डेबल होना बहुत बड़ा मसला है, और अगर सिंध गवर्नमेंट इसके लिए एफर्ट्स कर रही है तो अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। और दाद की मुस्तहिक है, क्योंकि दिमागी मसाइल जब देखते हैं ना कि इकरा लोगों की सर्जरी की तरफ आ जाती है ना मामला, तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। एक तो मसला ये होता है कि लोग वैसे घबरा जाते हैं उससे, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है लोग इतने महंगे इलाज अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो ये रियासत की ही जिम्मेदारी होनी भी चाहिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इलाज के बगैर ही सिस्कियाँ ले के जो है इस दुनिया से रुखसत ना हो जाएं। तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ मौसम की बात कर लेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है। आज बलाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान,
बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। अच्छा, इस दौरान बलूचिस्तान की अगर बात करें तो उसकी साहली पट्टी में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार जो बारिश है वो भी मुतवक्के है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफ़ान की शिद्दत में कमी के बायस कराची में समंदरी तूफ़ान का खतरा भी टल गया। तो कराची में मौसम इस वक्त कैसा है? किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, किरण से जानते हैं। जी किरण, कराची का मौसम कैसा है इस वक्त? जी बिल्कुल, कराची का इस वक्त मौसम जो है वो खुशगवार है। काली खटाऊ ने शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और जैसा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जो है वो हो सकती है। गोया के मूसलाधार बारिश की पेशगोई तो नहीं की गई, लेकिन हल्की और जो दरमियाने दर्जे की बारिश है वो ज़रूर हो सकती है। लोग मौसम को इंजॉय बहुत कर रहे हैं। और जहाँ तक तूफ़ान का ख़तरा था, क्योंकि तूफ़ान ने जो शाहीन तूफ़ान बहिरा अरब में बना था उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। जब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की तो वो कराची से दूर चला गया, जिसकी वजह से जो तूफ़ानी बारिशों का खदशा था कराची में गुज़श्ता रोज़ का, जब वो टला है और मौसम भी बहुत हसीन था तो लोगों ने बड़ा इंजॉय किया इसको, क्योंकि एक नफ्सियाती तौर पर भी आप जो है वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि तूफ़ानी बारिशें नहीं होंगी और आप कहीं फंस नहीं जाएंगे। खतरा तो टल गया, लेकिन अगर हम बात करें इंतजामात की, कि इंतजामिया की जानिब से इंतजामात क्या किए गए हैं और उसके अलावा इस वक्त सूरत हाल क्या है? सड़कों पर पानी तो नहीं खड़ा हुआ है कहीं पर, जिस तरह से कहा जाता है पोश इलाकों में पानी बारिश की वजह से खड़ा था, वो ख़त्म हो गया है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने जो रेन इमरजेंसी लगाई थी वो आज के दिन तक जो है उसी तरह बरकरार है। मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा कि मशीनरी पहले ही पहुंचा दी गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ रात में नॉर्थ कराची से लेकर जो नागन चौरंगी है, केडीए चौरंगी और हैदरी मार्केट, वहाँ पर नाला जो है वो उबल आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी रात भर वहाँ पे खड़ा रहे। ताहम इंतज़ामिया, जब मीडिया पे चीज़ें नशर हुई हैं तो उसके बाद इंतज़ामिया भी हरकत में आई और वहाँ से पानी को निकालने की कोशिश की गई है, जबकि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई है इस बार। लेकिन फिर भी वो नाला जो है वो उबल आया था, जिसकी वजह से पूरा एरिया जो है वो मुतासर हुआ था। हर जगह नाले का पानी जो है वो खड़ा था, जिसके बाद जो है उसको निकाला गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ मकामात पर अगर हम मेन और मरकज़ी शाहराहों की बात करें तो वो तो क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन इस वक्त जो इलाकों की सूरत हाल है, जो गली मोहल्लों की सूरत हाल है, वो बड़ी जो है वो ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर गटर सारे चौक हुए हुए हैं, सिवरेज का निज़ाम ऑलरेडी दरहम बरहम है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि गटर सारे उबल रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा। तो यहाँ पर यही मुतालबा सिंध गवर्नमेंट से भी लोग कर रहे हैं कि गली और मोहल्लों को, जो इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनमें सिवरेज का निज़ाम ठीक कराया जाए, क्योंकि सिवरेज का निज़ाम ठीक ना होने की वजह से बारिश ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी लोग मसाइल का शिकार रहते हैं। जी ठीक है किरण, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में शाहिद चौधरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे लाहौर का मौसम। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात करें तो आज सुबह जो है लाहौर का मौसम बहुत सुहाना हुआ। जो बादल हैं आसमान पर काले स्याह बादल छाए हुए थे, जो कि गरजे भी और बरसे भी, और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो है खासकर नशेबी इलाके वो ज़ेरे आब भी आ गए। चाइना स्कीम की बात करें, शादबाग की बात करें, जीटी रोड की बात करें, टाउनशिप की बात करें, जौहर टाउन की बात करें, हर जगह जो है हमें पानी ही पानी जो है वो दिखाई दिया। गर्मी का जो जोर था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो गया। घुटन ज़दा माहौल जो था वो भी बिल्कुल नहीं रहा और लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर जो है उन्होंने आज सुबह जो है बहुत ज्यादा एंजॉय किया बारिश को। जहां पर लजीज किस्म के नाश्ते जो है वो किए गए, चाय, कॉफी, ऑमलेट, पराठे जो है उसका नाश्ता भी किया गया। और इसके साथ साथ जो दफातर जाने वाले लोग थे, बच्चे स्कूलों में जाने वाले थे, उनको मुश्किलात का सामना जो है वो भी करना पड़ा, क्योंकि बारिश जो है वो सुबह के वक्त होती रही लगातार। जो है तकरीबन 1 से 2 घंटे जो है वो बारिश हुई, जिसकी वजह से चाइना स्कीम, शादबाग के इलाकों में पानी जो है गली मोहल्लों के अंदर और लोगों के घरों के अंदर जो है वो भी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हवाले से वासा इंतजामिया का कहना है कि तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद मुकम्मल तौर पर पानी जो है उसका निकासी आप जो है उसको बर वक्त जो है कोशिश की जाएगी कि उसको यकीनी बना लिया जाए। तो इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में, नशेबी इलाकों में पानी जो है वो मौजूद है। लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है मौसम अगर लाहौर का अच्छा है उसको एंजॉय करें आप भी, और किरण आप भी कराची का मौसम एंजॉय करें। हम भी स्टूडियो से जब बाहर निकलेंगे तो इस मौसम को एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया कराची से किरण और शाहिद चौधरी लाहौर से भी अपडेट मौसम की सूरत हाल के लाहौर का मौसम उस वक्त तो बहुत ही अच्छा था, उस वक्त बारिश हो रही थी, हमने उस वक्त जिक्र किया था। लेकिन हाँ, चंद मुश्किलात जिनका जिक्र शाहिद ने किया है वो भी बहरहाल हमें देखने में उस वक्त मिली थी। कुछ अब बारिश की मौसम की सूरत हाल के बाद
मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जिक्र होना भी ज़रूरी है। जी हाँ जी, मुल्क की मुआशी सूरत हाल की अगर बात करें तो इस वक्त कुछ ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हालात बेहतर होने की बजाय बदतर होते जा रहे हैं। हमजा आम आदमी के लिए कम अज़ कम जो आम आदमी का जहन कह रहा है, आम आदमी की जेब कह रही है, उसके मुताबिक ये है। लेकिन हुकूमती दावे जो हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। लेकिन आम आदमी कह रहा है कि जब मेरे हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं और मैं महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा हूँ तो फिर मईशत कैसी बेहतर है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। इन दिनों डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है, हम सब जानते हैं। दरामदात में भी इजाफा जारी है। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई के जिनने भी आवाम का जीना हराम किया हुआ। बिल्कुल ऐसे वफाकी इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद शुमार जो हैं वो जारी किए हैं और जिसके मुताबिक सितंबर में महंगाई रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई और गुज़श्ता माह में महंगाई की शरह 9.98% रही थी। अच्छा, अब अगस्त की हम बात कर ले ना तो महंगाई की शरह 8.4% थी। तो यानी कि सितंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें इजाफा हुआ है। और हुकूमत की ऐनक लगा के अगर हम देखेंगे तो सब अच्छा ही नज़र आ रहा है। और हुकूमत ने रवा माली साल के लिए सामान और खदमात की बरामदात के लिए 38 अरब डॉलर का हदफ भी मुकर्रर कर दिया। अच्छा, जबकि मुशीर बराए तजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कि माली साल 2022 के लिए बरामदात को 40 अरब डॉलर तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले बजट में मज़ीद टैरिफ रियलाइजेशन की जाएगी ताकि किसानों समेत मुख्तलिफ सनतों को सहूलत फराहम की जा सके। हाँ जी, और पाकिस्तान ने माली साल 2021 में तकरीबन 27 अरब डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की थी, जो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हैं। हम सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब का कहना है कि रवा माली साल का जो दौरान 38 अरब डॉलर का जो एक्सपोर्ट टारगेट है उसको हासिल कर लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि अचीवेबल है, हासिल कर लिया जाएगा, किस हद तक मुमकिन होगा? देखिए, दावे तो माजी में भी कई हुए हैं, कभी वो दावे कामयाब हुए, कभी नाकाम रहे। मुल्क की मईशत के जो इस वक्त हालात हैं उसमें इस वक्त ही कहना क़ब्ल वक्त है कि ये हो सकता है कि नहीं। ये ज़रूर है कि जिस तरह रुपए की कदर रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है और आगे भी ये तवक्को है कि रुपए की कदर मज़ीद कम होगी, उससे हो सकता है कि मुल्की बरामदात में इजाफ़ा हो, क्योंकि दुनिया की मंडियों में, बैनुल-अक़वामी मंडियों में पाकिस्तान की बरामदात कीमतन बेहतर तस्वर की जाएंगी। लेकिन मईशत का सिर्फ ये एक पहलू तो नहीं है। आम बावर यही किया जाता है कि लोगों की अपनी जो ज़ाती मईशत है या ज़ाती सूरत हाल है वो दिन ब दिन अबतर से अबतर होती जा रही है और असल पाकिस्तानी मईशत के लिए चैलेंज तो वो है। अच्छा, बुखारी साहब, कहा जा रहा है ये भी कि कोरोना के बाद अशिया की तलब में इजाफे से आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। आप समझते हैं कि ये वजूहात हमारी एक्सपोर्ट में बन रही हैं? कोरोना से तो बहरहाल सारी दुनिया मुतासर हुई है, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये जो हुकूमत आधा सच बोलती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि आप तस्वीर का सिर्फ और सिर्फ वो पहलू दिखाते हैं जो कि आपको सूट करे और वो पहलू नहीं दिखाते जो आपको सूट ना करे। अगर बरामदात में, मुल्की बरामदात में इजाफा हो जाता है तो बहरहाल ये अच्छा कदम होगा। लेकिन सवाल तो ये है कि पाकिस्तानी मईशत को जो मसाइल दरपेश हैं उनमें सबसे बड़ा क्या मसला है, और सबसे बड़ा मसला इस वक्त आम लोगों की अबतरी है, यानी दिन ब दिन उनकी हालत ज़ार में इजाफा हो रहा है। असल चैलेंज तो वो है। ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बढ़ता हुआ बोझ भी आपके सामने ही है। सी पैक का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा होता है। ऐसे में सी पैक पाकिस्तान के GDP में कितने फ़ीसद इजाफे का सबब बन सकेगा ताकि हुकूमती आमदन में इजाफा भी हो सके, सूद की मद में जाने वाली खती रकम से छुटकारा भी हासिल कर सकें? देखिए, सी पैक की मिसाल तो वो है कि दिल्ली हुनूस दूरस्त, अभी तो इसमें काफ़ी अरसा लगेगा और फिर हालिया महीनों में सी पैक पे ये भी तनकीद हुई है कि सी पैक की रफ्तार में कुछ सुस्ती आई है हुकूमत को, कि ये कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोग तनकीद करते हैं। अच्छा बुखारी साहब, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट सेक्टर में टेक्सटाइल की मसनूआत तकरीबन 60% हिस्सा बनता है। कोरोना के दौरान IT सेक्टर में भी गैर मामूली तरक्की हुई। मुआशी तौर पर खुद कफील होने के लिए पाकिस्तान को किन सेक्टर्स पर खुसूसी आप समझते हैं कि तवज्जो देने की ज़रूरत है अब? जी, टेक्सटाइल्स और IT का आपने ज़िक्र किया, ये यकीनन बहुत अहम सेक्टर हैं, लेकिन मुल्की मईशत के लिए सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अहम सेक्टर अगर कोई है तो वो ज़राअत का है।
वो इसलिए क्योंकि जो अब इस हुकूमत में ख़ास तौर पे जो इनकी इतनी तनकीद होती आई है कि खाने पीने की अशियाए खुर्दनोश रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, वो अभी तक हुकूमत उस तनकीद का मौसर और ठोस जवाब नहीं दे पाई है और इसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी में परेशानी बढ़ी है। तो जब तक कि आप अपने लोगों की मसाइल ख़ास तौर पे अशियाए खुर्दनोश के हवाले से हल नहीं करेंगे, कैसे कोई ये कह सकेगा कि पाकिस्तान की मईशत एक बेहतर राह पर गामज़न है। रहा मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में बेहतरी का मामला, तो माजी में जिस तरह देखा गया है, खुदा करे कि इस दफ़ा वैसा ना हो, लेकिन माजी में तो हुआ है कि एक ख़ास तबका जो कि तादाद में मुल्की जो पूरी की पूरी मुल्की आबादी है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है, उन्हें फ़ायदा हुआ है। बाकी आम अवामुन्नास को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा। आम अवामुन्नास के लिए हुकूमत क्या करेगी, दरअसल पाकिस्तान की मईशत को दरपेश ये सबसे पाकिस्तान का बरामदात का पोटेंशियल है कितना, आप क्या देख रहे हैं? और अगर हम इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो क्या किया जाए कि इससे फ़ायदा उठाया जा सके? देखिए, पोटेंशियल के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए जाते हैं, हुकूमत अपने दावे करती है, जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ से दावे मुख्तलिफ आते हैं। और पोटेंशियल का मामला तो हमने माजी में भी सुना है कि जी कितना पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल आज तक कामयाबी से एक हकीकत में नहीं बदला। दरअसल मईशत के हवाले से कुछ बुनियादी हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको आपको देखने की ज़रूरत है। मसलन कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले और सनअतकार ये कहते हैं कि मुल्क में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो उनकी अखराजात हैं, उनका जो ख़र्च होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसमें एक बढ़ता हुआ अंसर बिजली की कीमत का है। और बिजली के बिलों का आपने मामला सुन ही लिया हालिया दिनों में जो हुआ है। फिर दूसरी तरफ एक पहलू तो ये है कि रुपए की कदर कम होने से हो सकता है कि मुल्की बरामदात में इजाफा हो, लेकिन साथ ही साथ फिर जो दरामदात हैं, ख़ासतौर पे ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इम्पोर्टेड मटेरियल का इस्तेमाल होता है ताकि वो एक फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में लाई जाएं और उनमें से कुछ दरामदात में भी बदलें। वो ज़ाहिर है दरामदात जब आपकी ज़्यादा महंगी होंगी, ये रुपए की कदर कम होने की वजह से, तो फिर उसका असर लोगों पे तो आएगा, जो सनअतकार हैं उन पे आएगा, जो कारोबारी तबका है उनके ऊपर भी आएगा। तो ये कोई ऐसी कोई आसान एक ना तो सूरत हाल है, ना कोई हमारे सामने एक जादू की छड़ी है कि वो हुकूमत घुमा रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिल रहा है। ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। अच्छा बुखारी साहब, अगर हम बात कर लें, महंगी बिजली एक तरफ है, फिर तेल की बढ़ती कीमतें हैं, फिर डॉलर की अगर हम बात करें तो उसकी कदर में तारीखी इजाफा हो रहा है, तो आपको लगता है कि इन सारी सूरत हाल जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे सकती है? उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि IMF प्रोग्राम की भी बात चल रही है, आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं आप? मेरे ख़्याल में अगले चंद महीने और ख़ास तौर पे ये सर्दियों का जो ज़माना है, ये अवाम नास के लिए, आम लोगों के लिए कोई अच्छी शुनीद नहीं लेके आएगा, बल्कि मुश्किलात में इजाफा होगा। अभी एक आध दिन पहले जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उसमें मिट्टी के तेल से लेकर, जो कि लोग अपने चूल्हों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गाड़ियों तक, और फिर डीज़ल का जो इस्तेमाल होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ये सारे के सारी चीज़ों में प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ज़ाहिर है इससे फिर जो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद है, जो कि वैसे ही प्रेशर में आई हुई है, वो क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, आने वाले दिनों में उनको कुछ रिलीफ मिलता हुआ आवाम को नज़र नहीं आ रहा है कि ये सर्दियाँ जो हैं वो कोई इतनी ख़ास कोई अच्छी खबर भी नहीं लेके आ रही हैं। तो हम खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।